हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज एक वीडियो में पेपर 3 का CGPSC के पेपर 3 का भाग 1 का लेकर आए हैं, जिनमें भारत के इतिहास के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2018 का है, आपके एक टॉपर स्टूडेंट्स का है। उन्होंने किस प्रकार से आंसर को लिखा था और हमें किस प्रकार से आंसर में सुधार की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से हम लिखें कि हमें अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। और जो भी हमारे व्यूवर न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में और भी हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। और आई बटन में आपको इसके जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो के आपके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर भी हमने सभी 7 पेपर के प्रश्नों का डिटेल उसमें बताया है किस प्रकार से हमें सुधार की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन आंसर को लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और एक प्रभावी और सरल आंसर कैसे लिख सकते हैं। इन सभी की जानकारी हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है। हमारे डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे PDF जो चैनल है उनमें टेलीग्राम चैनल में MK नॉलेज ग्रुप नाम से है, तो आप टेलीग्राम में जाकर MK नॉलेज ग्रुप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमें PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के अगर बात करें करंट अफेयर्स से, तो CG और इंडिया के करंट अफेयर्स की तैयारी हम टेलीग्राम पर करा रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाकर उसके PDF वगैरह भी मिल जाएंगे और मेंस की प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुविधाएँ वहाँ पर आपको टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिलेगा। और इस प्रकार के हम नए नए वीडियो जो बनाते हैं उनके सभी प्रकार के जो भी सूचनाएं होती हैं वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार के आप वहाँ से भी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भाग जो 3 है हमारा, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और CG का तीसरा पेपर होता है और इससे कुल 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल के महत्व के बारे में बताया गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क इसमें है और लिमिट इसकी शब्दों की है 30 में लिखा है। तो इस प्रकार से देखिए इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर है। इसकी खोज SR राव ने की थी और इसके महत्व की हम बात करेंगे तो बंदरगाह नगर था, डॉकयार्ड का साक्ष्य है, औद्योगिक नगर था यानी मन के उद्योग थे, विदेशी व्यापार के साक्ष्य और कच्चे ईंटों का साक्ष्य भी मिला है। इस प्रकार से इन्हें 2 में 1.5 नंबर मिला हुआ है। तो एक प्रकार से यह बेस्ट आंसर हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर महत्व की बात की गई तो महत्व तो हम लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोथल के बारे में। तो उन्होंने लिखा है कि लोथल गुजरात में स्थित है, जैसे भोगवा नदी के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। उसके बाद ये स्थल हड़प्पा कालीन है, ये भी जानकारी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को, तथ्य को उन्होंने समावेश किया है। इस प्रकार से एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। और इसके बाद डिटेल उन्होंने 4 जो है नंबरिंग करते हुए बंदरगाह नगर था, औद्योगिक नगर था, मनके का उद्योग, विदेशी व्यापार का साक्ष्य और कच्चे ईंटे का प्रयोग आदि जैसे तथ्यों का समावेश किया है। तो इस प्रकार से 1.5 नंबर प्राप्त करना एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा नंबर माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को जब लिखते हैं तो इस प्रकार के तथ्यों को और कोशिश कीजिए कि जो भी उसके साक्ष्य और जो भी महत्व हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से लिखें। उनकी खोज क्या है, किस स्थान पर स्थित है। तो इस प्रकार के आप आंसर जब लिखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपको अच्छा अंक देता है। चलिए हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 समानताएं और 2 अंतर लिखने को बोला गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमें 30 शब्दों में ही लिखना होता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक पार्श्वनाथ तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, जैन धर्म के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो पार्श्वनाथ हैं जो आदि थे, और अगर हम महत्वपूर्ण रूप से तो महावीर का भी नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 24वें तीर्थकर के रूप में भी उनको हम मान सकते हैं, वास्तविक प्रवर्तक थे। तो इस प्रकार से यहाँ सुधार कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और समानताएं जैसे कि पूछा गया है तो 2 समानताएं आपको लिखना है। तो पहले इसी प्रकार समानताएं कर दिए और समानताओं को हम इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर दोनों धर्म, जात पात
छुआछूत का विरोध करते हैं। दूसरा इन्होंने अंतर लिखा, समानताएं लिखी है, दोनों ने अपने धर्म में स्त्रियों को स्थान दिया है। और असमानताएं में इन्होंने लिखा है कि जैन धर्म आत्मवादी तथा बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, जैन धर्म ईश्वरवादी है तथा बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। तो इस प्रकार से आप कम शब्दों में अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक प्राप्त होता है, यानी कि 1.5 नंबर प्राप्त करना, यानी कि एक टॉपर अंक को ऐसा मिला हुआ अंक है। तो 2 नंबर महत्वपूर्ण रूप से मिलता है, पर और भी अगर सटीकता के साथ लिखा जाए पर 1.5 नंबर भी प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देवता वरुण का महत्व को बताना है। तो आप लोग जानते होंगे कि वैदिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें वरुण देवता क्या महत्व बताए गए हैं, उनका स्थान क्या है, तो इन सभी चीज़ों को इनमें प्रश्न में लिखना था। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वैदिक साहित्यों में 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख है, जिनमें इंद्र है, अग्नि है, मित्र है और वरुण है। वरुण का महत्व वैश्विक व्यवस्था का देवता कहा जाता है, ऋतु का देवता कहा जाता है या नियम कानून का देवता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आंसर है। कुछ इनके और भी महत्व हम लिख सकते हैं तो और भी अच्छा आंसर बन सकता था। नेक्स्ट इनका है तुर्क ए चहलगामी, संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो एक क्वेश्चन को इन्होंने नहीं लिखा है। तो तुर्क ए चहलगामी आप लोग जानते होंगे कि 40 से एक गुलामों का जो था दस्ता था तुगलक के समय में, उन्हें ही तुर्क ए चहलगामी किया जाता है और उनके द्वारा युद्ध को लड़ा जाता था। तो इस प्रकार के आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका माइनस मार्किंग हो जाता है। अगर 1 नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाता तो आप कई लोगों से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों को, सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और हमें सिलेबस को पूरा करना है। इस प्रकार के ध्यान में रख के पढ़ें, क्योंकि हमें जो सिलेबस है वह काफ़ी विस्तृत है, तो उन सभी सिलेबसों को कंप्लीट करना है, ना कि हमें गहराई में जाकर उनको अध्ययन करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कोई 4 कारण बताइए। तो ये देखिए जो है आपका अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो भी हमारे अंग्रेज भारत में आए थे उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। तो इसमें 4 कारण का उल्लेख किया गया है, जबकि आप यदि अच्छे से लिखते हैं 4 कारण को, जैसे कि सरकारी हस्तक्षेप है, अंग्रेजों की तुलना में कम प्रभावी सैन्य तथा आर्थिक स्वतंत्रता न होना, आक्रमण, ये सभी चीज़ें तो मुख्य रूप से सभी में रहती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो मुख्य 4 कारण थे उन सभी कारणों को अगर और भी अच्छे से लिखा जाए तो कम से कम 1.5 नंबर इसमें भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दीन ए इलाही के 4 धर्मों के सिद्धांत को लिखना है। तीनों के सिद्धांत गलत लिखा है, क्योंकि सिद्धांत में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थे। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि इन्होंने ठीक लिखा है कि दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर के चलाया था, ये सही है, लेकिन सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के कोई सिद्धांत नहीं थे, उनके सिद्धांत अलग थे। अगर हम पहले आप लोग उसमें लिख सकते हैं कि सभी धर्मों यानी सर्वधर्म समभाव की बात किया गया था। दूसरे में लिख सकते हैं कि मांस मदिरा का सेवन बहुत कम किया गया था, कुछ समय के लिए अकबर ने भी मांस मदिरा का सेवन छोड़ दिया था। और इसमें और नेक्स्ट हम बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म जो था सभी धर्मों का समावेश करने की बात तो किया गया दूसरा में स्टेप से। और इसमें पशु के प्रति दया का भाव, तो ये महत्वपूर्ण धर्म नहीं था। और क्या था इसमें सभी स्त्रियों वगैरह के सहयोग और उनके जो भी कह सकते हैं उनके उत्थान के बारे में महत्वपूर्ण रूप से यह सिद्धांत थे। और इनके सिद्धांत थे कि हर व्यक्ति जो है इसमें सिद्धांत के रूप में और भी ध्यान नहीं आ रहा, पर इस प्रकार से आप चीज़ें लिख सकते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से उनके सिद्धांत है, तभी आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दया भाव वगैरह, समाज में समानता, ऐसे भी चीज़ें तो हैं, बट इस प्रकार के आप लिखते हैं आंसर तो 0 अंक मिलते हैं। आपको सटीकता के साथ तथ्य को भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम बताना है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको मिला हुआ है चिश्ती एक सूफी संप्रदाय थी, जिनके अंतर्गत मोइन चिश्ती, बख्तियार काकी और बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के संत हुए हैं जो कि इन्होंने 2 में 2 अंक प्राप्त किया है। मराठों के अभ्युदय के 4 कारणों के बताया गया है। तो मराठाओं के मुगलों के बाद सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, और इनके उभयदय का जो 4 कारण थे वो मुख्य कारण क्या क्या थे, इन सभी चीज़ों को हमें इसमें लिखने की बात की गई है। तो 2 नंबर के जब भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कम से कम आप 4 तथ्य को जरूर सम्मिलित करें। 2 नंबर के क्वेश्चनों में आप 4 तथ्यों को जरूर लिखें और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे कि कोई भी 4 तथ्य हो गए, किसी भी हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो 4 से 5 तथ्य हमें याद होने ही चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से डिफाइन भी कर सकें या लिख भी सकें। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि मराठा मुगल के बाद सबसे बड़ी शक्तिशाली जो बने थे, ठीक है, उनके क्या कारण थे। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया और योग्य सेना का और योग्य नेतृत्व करता और विशाल क्षेत्र से प्राप्त सरदेश मुखियों चौथ से प्राप्त उनके धन आदि भी महत्वपूर्ण कारक थे, जिसके कारण मराठाओं का अभ्युदय हुआ था। चलिए इसमें 1 नंबर इनको मिला हुआ है।
चलिए, इस प्रकार से इन्होंने देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थिति नगर के बारे में लिखा है। इस प्रकार से डायग्राम भी आप बना सकते हैं, अगर जहाँ पर भी गुंजाइश है डायग्राम की तो आप अवश्य लिखें। इस प्रकार के लिखने से आपको निश्चित रूप से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और अच्छा अंक प्राप्त होता है। इसमें हम आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति का वर्णन करना है, तो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है। विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1565 तक मध्यकाल की जो बात करते हैं एक प्रमुख हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। और इसमें जो है नारियों की स्थिति की बात करें तो उतना सम्मानजनक स्थिति नहीं थी, और सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, पर्दा प्रथा का भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें समान भागीदारी का उल्लेख नहीं है, पूजा पाठ में भागीदारी का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 से 5 तथ्यों को दिया है और काफ़ी अच्छे से इनकी व्यवस्थित रूप से आंसर को लिखा है। तो इस प्रकार से इन्हें 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये जी क्वेश्चन जो है 9 से हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाता है 60 शब्दों का, थोड़ी सी और बेहतर क्वेश्चन को हम लिख सकें तो हमें 3 नंबर तक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि में वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव को लिखिए। तो इस प्रकार के जब 4 नंबर में हम क्वेश्चन में पहुँचते हैं तो 4 नंबर में हमें 2 प्रश्न एक साथ ही दिए रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है कि कृषि में वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव भी लिखिए। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2-4 शब्द लिखने हैं, इसके बाद उनके नारियों की स्थिति का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में दिख जाते हैं और उन्हें को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 4 नंबर के क्वेश्चन में 50% मार्किंग हुआ है और 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। कृषि में वाणिज्यीकरण के अंतर्गत नीति का एक हिस्सा था जिसके तहत अंग्रेज भारतीयों से ऐसी खेती करवाना चाहते थे जो कि उद्योगों में कच्चा माल की तरह उपयोग हो जाए, जैसे कि कपास, चाय, नील। इसमें केवल अंग्रेजों को फायदा हुआ और भारतीय किसान में अकाल की समस्या भी हो गई। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण क्या थे, उन कारणों को बताना है। भारत का विभाजन जो है आज़ादी प्राप्त हुआ, ठीक है। भारत के विभाजन के साथ आज़ादी प्राप्त हुआ है। देश की बढ़ती सांप्रदायिकता की बात करेंगे, मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता, वे पाकिस्तान यानी कि एक देश से अलग कुछ भी लेना नहीं चाहते थे, इस प्रकार की चीज़ें थी। पूर्व का अनुभव, 1940 में सरकार के मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग प्राप्त हुआ। अंत में गांधी जी द्वारा हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाया गया पर वे विफल रहे, और इस प्रकार की सिचुएशन बन गया कि यदि देश का हम विभाजन नहीं करते तो हो सकता है कि और भी विभाजन हमारे इस देश का हो जाता। तो इस सभी कारणों के कारण हमारे देश का विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। तो इन 4 महत्वपूर्ण कारणों को आप लिखते हैं तो कम से कम 50% मार्किंग भी अच्छा मार्क हम कर सकते हैं, और भी थोड़ा अगर बेहतर करें तो हमें 2.5 या 3 नंबर भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस की नीति क्या है, इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। इनके बारे में एक्सप्लेन करने की बात की गई है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो रिंग फेंस की नीति जो है अंग्रेजों ने एक विस्तारवादी नीति था, जिसके तहत अंग्रेज जो थे अपने राज्यों के चारों तरफ सहयोगी राज्य की स्थापना करते थे, जैसे कि अवध को सैन्य सहयोग के नाम पर अपने रक्षा के लिए प्रयोग करना। और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, ठीक है, प्रथम प्रयोग किया था। इसका प्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रिंग फेंस की नीति प्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी सी और हम इसे डिटेल वर्णन कर सकते हैं कि रिंग फेंस की डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस की नीति का वर्णन करें। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिंग फेंस की नीति जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में प्रयोग किया गया था, और इसके अनुसार अंग्रेज जो होते थे अपने राज्यों में एक बफर स्टेट के रूप में हम कह सकते हैं, बफर स्टेट के रूप में बनाते थे। और उनके जो है अगर हम बात करें उनकी सेना का सैन्य सहयोग के बदले हुए क्या करते थे, उनको सहयोग मांगते थे कि हमें आप खर्चा दीजिए और आपकी हम राज्य की से जो है रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से उन्हें बफर स्टेट की अवधारणा था, और रिंग फेंस की नीति से अपने राज्य की महत्वपूर्ण रूप से वे पड़ोसी राज्य की सहायता करके अपनी ही सहायता करते थे, अपनी ही रक्षा करते थे। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से लिखे तो कम से कम 2 से 2.5 नंबर भी इसमें हमें प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सभी तथ्यों को आप जब अच्छे से लिखते हैं तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। हम लिख कर आते हैं कि हम अच्छे से लिखें, परंतु इस प्रकार की चीज़ें की कमी रहती है और तथ्य का अभाव होता है, जिसके कारण से हमें अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। 4 में हमें 1 नंबर केवल मिले हैं, तो बहुत ही कम नंबर है। कम से कम हमें 2 से 2.5 नंबर इसमें मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हैं बनते रहते हैं और इस प्रकार क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना चाहिए। महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा संचालित एक भू राजस्व व्यवस्था है। अंग्रेजों के कुल जो है 30% इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को लिखा है कि महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा संचालित एक व्यवस्था है और भू राजस्व व्यवस्था थी। अंग्रेजों कुल 30% क्षेत्रों में इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मार्टिन बर्ड ने उत्तर भारत में
तो मार्टिन बर्ड और भी एक थे, उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके सहयोगी थे और कहाँ पर इनको लागू किया गया था, उत्तर भारत में लागू किया गया था। तो उत्तर भारत में जो महलवाड़ी व्यवस्था था और उत्तर प्रदेश से लेकर और भी राज्यों में जो थे पश्चिम के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में भी विस्तृत था उनका। तो ये सभी चीज़ों को आप यदि लिखते हैं तो और भी अच्छा आंसर प्राप्त किया जा सकता है। 2-2.5 नंबर भी इसमें लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और भी इसमें तथ्य की जरूरत है। आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने लिखने की कोशिश की है। पहले नंबर में लिखा है कि कृष्ण गाँवों के समूह को एक इकाई मानकर कर लिया जाता था। दूसरा इन्होंने लिखा है कि कर का निर्धारण उत्पादकता के आधार पर होता था। तीसरा है 30 वर्षों में कर का पुनर्निर्माण होता था। और महलवाड़ी की व्यवस्था करें तो महलवाड़ी का जो था, महल का मतलब होता है वहाँ पे जमींदार की प्रणाली के अंतर्गत नहीं, किसानों से सीधे उन्हें आय को अर्जित किए जाते थे। इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शिवाजी के अष्टप्रधान की। तो इन्होंने शिवाजी के अष्टप्रधान के मंडलों के सदस्यों के पदनाम भी लिखना है और उनके दायित्व का उल्लेख भी करना है। तो इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमारे आते हैं उसे हमें, और इसमें देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इन्होंने शिवाजी के मराठाओं के साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने राज्यों के कुशल संचालन के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की है। बट इनके द्वारा जो लिखा गया है, बट उनके द्वारा कार्य को नहीं बताया गया। जैसे कि यहाँ पर पेशवा प्रधानमंत्री है, तो इस प्रकार से इन्हें 1 नंबर केवल 8 नंबर में मिला हुआ है और बाकी को इनको नहीं लिखा है। इस प्रकार से इन्हें केवल 1 नंबर मिला हुआ है। 3 सभी जो क्वेश्चन हैं इनको बारे में हमें लिखना था कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पेशवा के जो भी अष्टप्रधान हैं उनको प्रधानों को लिखना है और उनके क्या कार्य हो सकते हैं, पेशवा थे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप हमेशा ध्यान देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के संबंध में संत कबीरदास जी के विचारों का वर्णन करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और 100 शब्दों में हमें लिखने हैं। तो संत कबीर के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। संत कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि तथा एक समाज सुधारक रहे हैं। यह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा के संदर्भ में विचार किया। यह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और पत्थर पूजे पाहन मिले मैं पूजू पहाड़। इनका कहना था कि अगर पत्थर की पूजा से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजन करूँगा, ठीक है। इस प्रकार के पंक्तियों को भी इन्होंने लिखने की कोशिश की है। इन्होंने निराकार निर्गुण ईश्वर की कल्पना किया हुआ है। इस प्रकार के सभी पक्षों को लिखा है। बाह्य आडंबर के बारे में क्या उनके योगदान थे, तो इन्होंने इसी लोक में जीवन के महत्व पर विशेष बल दिया है। छुआछूत जात पात का विरोध किया। मांस मदिरा का त्याग परित्याग की बात की है। साकिब शब्द रमैनी कबीर जी के प्रमुख रचनाएं हैं और कबीर पंथी के लोग कबीर जी के इसी मार्ग पर अनुसरण करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है और इनको 4 नंबर प्राप्त हुआ है। और भी तथ्यों को प्राप्त किया जाए तो 4 से 5 नंबर एक हाईएस्ट मार्क होता है। तो इस प्रकार के अंक हमें अवश्य मिलेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा अंक कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं दलितों उद्धार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में क्वेश्चन लिखने को आया था। किस प्रकार की भूमिका लिखना है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रमुख संविधान वेता थे और इन्होंने साथ ही साथ एक प्रमुख दलित उद्धारक भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं। दलितों उद्धार के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है, बट इन्हें 3 नंबर प्राप्त हुआ है। थोड़ी सी और तथ्यों को अगर समावेश किया जाए, भीमराव अम्बेडकर के जीवन की क्या भूमिका है, क्या उनके जीवन के द्वारा एक अच्छे कार्य किए गए हैं समाज सुधारक के रूप में, तो उन सभी चीज़ों को आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि दलितों को उनके अधिकारियों के बारे में अवगत कराया था, अधिकारों के बारे में अवगत कराया, दलितों को उनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने को प्रोत्साहित किया, दलितों में शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा दिया है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन आदि भी दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को तो लिखा है, पर उनके तथ्यों को जैसे कि आंकड़े कुछ देंगे, जैसे कि हरिजन उत्थान योजना सभा का उपयोग किया, दलित उत्थान के लिए कई पत्र लिखे हैं, कई पुस्तक लिखे हैं, उन पुस्तकों का करेंगे। जैसे कि उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के बाद एक नव बौद्ध धर्म का एक नए शाखा का भी उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो और भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से और भी अंक अच्छे से आपको मिल जाएंगे। 4 से 5 नंबर आप इसमें अंक प्राप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा कौन कौन से संस्थाएं चलाई गई, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि जात पात व वर्ण व्यवस्था का आलोचना किया करते थे। ये सभी सामान्य चीज़ें हैं, बिल्कुल किया करते थे। दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान व्यवस्था किया गया, सामाजिक एकता पर समरसता का विचार किया गया। इस प्रकार से अम्बेडकर ने जो है आदर्श थे और इनका जन्म महू इंदौर में एक दलित परिवार में हुआ था, सही है। बट इस प्रकार के महत्व के साथ साथ आप लिख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में एक बार उन्होंने दलितों के लिए अलग चुनाव पद्धति का मांग किया था, जब महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में पुणे एक्ट के द्वारा उसमें समझौता हुआ था और उसमें 148 जो थे उनको आरक्षित पद भी दिए थे। इन सभी चीज़ों को आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से 4 से 5 अंक इसमें भी आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन को विस्तृत वर्णन करते हुए प्रभावों की विवेचना कीजिए और इनके बारे में क्या
और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए, इसमें बात किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। 15 नंबर के क्वेश्चन में 7 नंबर इन्हें मिला हुआ है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बेहतर आंसर लिखने की कोशिश की है। गुप्त वंश के बारे में उन्होंने लिखा है कि 320 से 550 ईस्वी तक भारत के स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले कहा जाता है कि इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें प्रमुख हैं समुद्रगुप्त। 375 से 337 में इन्होंने देखिए आंकड़े के साथ लिखा हुआ है पूरा। समुद्रगुप्त को धरणीय भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आदि नामों से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख हरिसेन कृत प्राग प्रशस्ति में मिलता है। प्राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त का साम्राज्य अफगान से असम तक था और कश्मीर से दक्षिण भारत तक विस्तृत था। दक्षिण भारत के जीतने वाला यह पहला भारत के शासक था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के वाकाटक नरेश, महेंद्र सेन तथा महाकांता नरेश व्यागराज को हराया था। समुद्रगुप्त ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति पर कार्य करता हुआ, अर्थात राज्य को जीतकर अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें लौटा देता था। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। और उनके द्वारा वीणा वादक के साथ ही एक कवि भी थे और रत्नावली इनकी एक प्रमुख रचना भी है। तो इन सभी को महत्व के बारे में अच्छे से जिक्र इन्होंने किया है। आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा अंक मिल सकता है। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो हम लाएंगे और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, उन सभी चीज़ों से आप सहयोग और सुधार करते रहें। अपने आंसर को किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में 14-15 मार्च को हमारा नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं। आज 2 मार्च हो गए हैं। तो इन सभी चीज़ों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी प्राप्त हो जाएंगे। और वहाँ पर हम करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी करंट अफेयर से जितने भी मुद्दे हैं, निबंध वगैरह के बारे में भी आपको अच्छी सी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से MK नॉलेज ग्रुप को, ठीक है, तो MK नॉलेज ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।